देखिए, कॉलेज का चुनाव क्या होना चाहिए, कंसल्टेंट का चुनाव कैसे होना चाहिए, आपको अपना कंसल्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से चुनना है। वो सर्जन है जो आपकी बाईपास सर्जरी करने वाला, आपका हार्ट खोलेगा, आपका ये पहले आपको स्कैन देना है। स्कैन देने के बाद में कुछ यूनिवर्सिटी Guys, and welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Kurni from Gujarat, currently a final year medical student pursuing my MBBS in Tashkent State Medical University, Uzbekistan. And today I have one of very special guests with me in the guide students so that students stay safe and none of the frauds happen with them. तो आज सर नीट तो काम तो सर बढ़ गया, तो अब सर एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को बताएं कि अगर कोई भी कंट्री हो तो अगर वो अब्रॉड से MBBS करना चाहता है तो A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए, अब आप बच्चों ने सबने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है। अभी थोड़े दिनों में आंसर की आपके पास में आने वाली है, आजकल में आ जाएगी आंसर की। हमको पता चल जाएगा हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है एडमिशन्स की। अब हमारे पास करीब 22 लाख या 22.5 लाख बच्चे जो हैं वो अपेयर हुए, तो इसका मतलब करीबन हमारे पास में 12 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे MBBS में एडमिशन लेने के लिए। अब इंडिया की सीट को देखते हुए हमें ये है, ये हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि करीबन 11 लाख 11.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या तो ड्रॉप करेंगे या बाहर अपने एजुकेशन को परस्यू करेंगे। अब उनको अब डिसीजन लेना है। अगर आप बाहर एडमिशन लेते हैं, देखिए कॉलेज का चुनाव क्या होना चाहिए, कंसल्टेंट का चुनाव कैसे, यहाँ से सारी बात शुरू होती है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने किस कॉलेज से परस्यू करना है, और उसके बाद में आपको ये चुनना है कि आपको अपना कंसल्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से चुनना है। वो सर्जन है जो आपकी बाईपास सर्जरी करने वाला, आपका हार्ट खोलेगा, आपका ऑपरेशन करेगा और उसके बाद आपको वापस ज़िंदगी देगा। तो वो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप सही हाथों में चलें। तो सबसे पहले अपना ऐसा कंसल्टेंट चुनिए। जब आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप पूरा एडमिशन का प्रोसेस से समझें। सबसे पहले आपको सबमिट करने पड़ेंगे 4 मेन डॉक्यूमेंट। आपका 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बनाया तो काफ़ी हो गया, आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका डीड स्कोर, आपका फोटोग्राफ और साथ में कभी को 10th का सर्टिफिकेट। ये पहले आपको स्कैन देना है। स्कैन देने के बाद में कुछ यूनिवर्सिटी जो सीधा एडमिशन लेटर इशू कर देती है। तो अगर आपका इंटरव्यू है तो आपको डेट देंगे, वो इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर मिल जाएगा। अब इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी चाहती है कि एडमिशन लेटर के विदिन पर्टिकुलर टाइम आपको कुछ फीस यूनिवर्सिटी में जमा करानी है। 50% फीस यूनिवर्सिटी के सीधे अकाउंट में जमा करानी है, आपको किसी को बनवानी नहीं है फीस। और दूसरी यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि ठीक है आप वीज़ा प्रोसेस कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा प्रोसेस का। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने पहले स्कैन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करें, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिला। एडमिशन लेटर मिलने के बाद में आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया। इस टाइम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब लगता है अब इस टाइप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके कंसल्टेंट को आपने सबमिट कराने हैं। अब यहाँ पर भी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कुछ कंट्री जो है वो डॉक्यूमेंट को आपको स्टाइल मांगते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको साइन करवाने हैं। ये आप खुद भी करवा सकते हैं, आपके कंसल्टेंट को करा के देंगे। बेटर ये है कि अगर आपके कंसल्टेंट जो है वो सीनियर हैं, वो एक्सपर्ट हैं, तो आप उन्हीं को बोलिए कि अप्रोच कराएं, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे और उनका वहाँ पर जो है पूरा सिस्टम बना हुआ होता है उसमें वो करवा देते हैं। तो वहाँ डॉक्यूमेंट आपका प्रोसेस होंगे। प्रोसेस होने के बाद में आपकी फाइल बना करके कंट्री टू कंट्री जो भी सिस्टम रहता है साथ उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो यूनिवर्सिटी जब आप अपना एडमिशन कन्फर्म कर देते हैं तो आपको एक इन्विटेशन लेटर इशू करती है। हमारा उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पर इन्विटेशन लेटर इशू होता है, यहाँ वीज़ा का टेलेक्स निकलता है, वो टेलेक्स आ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो टेलेक्स नंबर इन्विटेशन आता है तो आपका कंसल्टेंट आपको बोलता है ठीक है वीज़ा फीस आप जमा करें। ठीक, आप उससे पहले भी वो कुछ आपसे एक अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोसेस को चालू कर सकते हैं। एडमिशन लेटर आपका आ चुका है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो करते हैं। आप अपनी वीज़ा फीस दीजिए, वो आपका वीज़ा की एप्लीकेशन करेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, अब देखिए उस टाइम पर नॉर्मल वीज़ा टाइम नहीं है, तो टाइम कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। नॉर्मली 3 या 4 दिन वीज़ा आता है, तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। वो आपके जो कंसल्टेंट जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपको बता देंगे कितने दिनों में आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद आपको एक ट्रैवल एक्टिविटी दी जाएगी। तो ट्रैवल एक्टिविटी ये बताएगी कि आपको जो है वो किस डेट को आपको फ्लाई करना है। तो टिकट आप खुद बुक करते हैं या कभी कभी अपने कंसल्टेंट जो आप जो है वो अपने पैकेज में रखते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको पेमेंट करें, अपनी टिकट को बुक कराएं। और जो भी आपका तय पैकेज है उसमें से जो अमाउंट आप पे कर चुके माइनस करके आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें कि हमारी ये फाइनल फीस है। वो फाइनल फीस अगर आपको अकाउंट ट्रांसफर करना है यूनिवर्सिटी में, अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है वो करें, या फिर अपने साथ लेके जाके वहाँ पे प्रॉपर ऑफिस जो आपका ऑफिस है वहाँ पे जमा कराएं उसकी रसीद में। उसके बाद इंश्योर करें कि वो जो फीस आपकी अपने पास जमा कराई है वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में, हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में, मेस के रिकॉर्ड्स में वो एंटर हो गई है, ताकि हर जगह पे कहीं आपकी डेट शो है वो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा रहे हैं।
या आपके कंसल्टेंट जो है वो आपके साथ जा रहे हैं तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर अपने जो भी कंसर्न आपकी फैसिलिटी के जो हैं वहाँ पे सबमिट करें। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स पे आपकी ट्रांसलेशन होती है, उसका नोटराइजेशन होता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाते हैं आपकी एडमिशन की कंफर्मेशन की। तो जब आपके एडमिशन आपका कंफर्मेशन हो गया है तो कुछ कंट्रीज़ में आपकी ज़रूरत भी पड़ती है जहाँ आपका फोटोग्राफ होता है, कई जगह पे आपका हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है, और कुछ जगह पे आपको जाके बायोमेट्रिक भी करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है वो आपके कंसल्टेंट आपको करेंगे, सारी कॉस्ट मोस्टली उसको इंक्लूड रहती है। तो वो करने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको वो क्लास का शेड्यूल देते हैं जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। सर आपने कहा नीट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो पीसीबी में कितने मार्क्स चाहिए और नीट का क्वालिफिकेशन स्कोर चाहिए, पीसीबी में कितने परसेंटेज चाहिए? जी, नीट आपको बेसिकली क्वालिफाई करना है और आपको एमबीबीएस के एलिजिबल होने के लिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको ओवरऑल 50% और पीसीबी में 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। तो ये हो गया सारा कुछ। लेकिन अभी सर एडमिशन तो यहाँ पे आके काफ़ी बच्चों के साथ हॉस्टल और मैथ रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। जैसे हॉस्टल दिखाया गया कोई और अभी बच्चा यहाँ आता है तो उसको पहले कहा जाता है कि आप यहाँ रहो, कल सुबह आपको दूसरे और वो बात को 1 डेढ़ 2 महीना हो जाते हैं, बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएँ। मैथ से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, उन्हें पहले कहा जाता है कि आपको हमारे अंदर ही आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, फिर उन्हें अब पता लग रहा है कि नहीं हमें कहीं और दूर जाकर खाना खाना पड़ रहा है, या तो कोई थर्ड पार्टी से हमें वो ज्वाइन करना पड़ रहा है। सर इस बारे में क्या? देखिए, इसमें मैं वापस उसकी पहली बात पे आता हूँ कि जो आपके कंसल्टेंट हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं इस बात को देखने के लिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा रहे हैं और जिन यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवा रहे हैं वो कितने कैपेबल और कितने ट्रूथफुल हैं अपने क्लेम्स के लिए। तो सबसे पहले तो वो अगर आपके कंसल्टेंट अच्छे हैं जो आपका एडमिशन करा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम वो आने नहीं देंगे, उनको पहले से सॉर्ट करके रखते हैं, पहले सब चीज़ चेक करके रखते हैं। फिर भी डबल श्योर होने के लिए आप अपने कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई 3rd या 4th ईयर के बच्चे का रेफरेंस दें। वो बच्चे को आप चेक करें कि वो बच्चा जेन्युइन रेफरेंस वाला बच्चा है, उसका रेफरेंस लेकर के आप उससे बात कर सकते हो, आपको सारी बात बताएगा और आपको बाद में जब आप पहुँचेगा वो मिलेगा भी आपको, अगर वो जेन्युइन बच्चा है तो वो गलत भी नहीं मिलेगा, आपको बताएगा कि मैं जब हॉस्टल आया था तो ये मेरा हॉस्टल था, और आप हॉस्टल में अगर वो रह रहा था उससे वीडियो कॉल कर लें, तो वीडियो कॉल करके आपको सारी चीज़ें बता देगा, मेस के टाइम में मेस का दिखा देगा, खाने के टाइम में खाने का दिखा देगा, और जो भी चीज़ एक्चुअल है वो आपको बता सकता है। तो अच्छा कंसल्टेंट और अच्छा रेफरेंस, ये दोनों जो है आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे जाने के लिए, और अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मैंने प्रोसेस को छोड़ दिया, आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ करके पूरी फीस और पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके उसको लिख लेंगे। इसके अलावा ना तो कोई प्रोसेस में कुछ बचा है, ना ही पेमेंट में कुछ बचा है, तो सारी चीज़ आपकी क्लैरिटी होगी। Thank you so much. I hope it's a काफ़ी doubts clear हो गए. So guys, that's it for this video. And if you want to see more video related to this topic, please you can comment us and try to make video as per our availability. So guys, don't forget to like, share, subscribe, and comment. Thank you for watching. Thank you, sir. Thank you.